हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हमने कर ली, 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कर ली, 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट कर ली, 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कर ली। उसके बाद हमारे पास जो पेपर है वो है 14 तारीख की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, अभी फेब में जो एग्जाम्स हुए थे 22 फेब को जिनकी आंसर की रिलीज हुई थी, उन्हीं पेपर्स में से एक असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर है। अब ये मेरे पास जो पेपर है वो सेकंड लास्ट पेपर है, तो इस पेपर के 2020 क्वेश्चंस की 2 क्लास होंगी। इसके बाद एक और पेपर है जिसकी 2020 क्वेश्चंस की 2 क्लास और होगी। इस सीरीज में लगभग हम 12 क्लासेस कर चुके हैं, 12 वीडियोस आपको मिल जाएंगी नंबरिंग के हिसाब से। 12 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 4 क्लासेस और आएंगी, 15 वीडियोस में ये 16 वीडियोस में ये हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के पूरे एग्जाम्स यहाँ पे निपट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद संडे को आप एक क्लास मिलेगी जो हमने टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें पेपर्स के अच्छे क्वेश्चंस में डालूंगा। डाले हुए हैं, कुछ डाले हुए हैं और कुछ और अपडेट करूंगा। फ्राइडे तक उन्हें पूरी तरीके से अपडेट कर दूंगा। तो उसके अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे संडे को एक और वीडियो मिलेगी संडे को, जो कि आपको होगी इन्हीं जो क्वेश्चंस है, जो अच्छे क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना संडे तक का वेट कर सकते हैं। फ्राइडे को यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, फ्राइडे को आप कर लीजिए, सैटरडे को कर लीजिए, वरना संडे तक का वेट करके आप वीडियो से भी उसको कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। अब नीचे भी आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक तो कीस्टोन क्लासेस करके मिलेगा और एक डीएसएसबी मैथ्स करके मिलेगा। कीस्टोन क्लासेस में आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी और मैथ वाले में आपको डाउट्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो नीचे दोनों का ही लिंक आपको दिया हुआ है। सीधा क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन मैथ का सेक्शन 1 का ये आ गया अर्थमेटिक। ठीक है, मैं इनको बड़ा कर लेता हूं जरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है x प्लस वाई का 24% x माइनस वाई के 32% के बराबर है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन ही है। यदि x प्लस वाई का 24% x माइनस वाई के 32% के बराबर है, तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। ठीक है, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है निकाल लेते हैं। अब अगर मैं ऊपर ही करना चाहूं तो मेरे को क्वेश्चन की डिमांड से ये पता चलता है कि मेरे को x और y की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेता हूं। मैंने देखा यहाँ पे x प्लस वाई का मेरे को इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई 24% इज इक्वल टू x माइनस वाई का 24%। ठीक बात है, मेरे को इक्वेशन दी हुई है, और सॉरी 32% है, 32 मल्टीप्लाई बाई 32%। तो जब बराबर का निशान है तो नीचे का 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 8 चौक 32 और ये 8 दिया 24, यानी कि मेरे को यहां से क्या मिलेगा 3 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ऑफ x माइनस वाई। ठीक बात है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है वो 4 और 3 के अनुपात में, x माइनस वाई की वैल्यू ये है, x प्लस वाई की वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहां से मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को यहां से 2 इक्वेशन मिल गई। मेरे को एक x प्लस वाई मिल गया, एक x माइनस वाई मिल गया। यहां से मेरे को पता है अगर मेरे को 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, तो अगर मैं उन्हें जोड़ के आधा कर दूं, यानी कि 4 प्लस 3/2, तो मेरे पास बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, जिसके माइनस में होके कुछ बच रहा है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 7/2, जिसे मैं कह सकता हूं 3.5। ठीक है, अदर हैंड पे अगर मैं बात करूं, छोटी वाली संख्या अगर मेरे को निकालनी हो तो मेरे को इन संख्याओं को घटा के आधा करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 3 अपोन में 2, तो 1/2, और इसको मैं बोल सकता हूं 0.5। ठीक है, अब मेरे से पूछा y का कितने प्रतिशत x है, यानी कि y से तुलना कराइए x की तुलना, यानी कि x की वैल्यू y की तुलना में कितनी है, मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि प्रतिशत में आंसर पूछा है। पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 5 7 35, तो ये कितना आ गया हमारा 700%। 700%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। एक बार हम मिटा के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है।
वरना जनरल एग्जाम में परसेंटेज का ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि किसी तीसरी संख्या से क्रम से इतनी और इतने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, उसके लिए हमें पहले संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ उनके बीच का तालमेल निकालना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। देखो, अगर तीसरी संख्या की बात कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें तीन संख्याएं 1, 2 और 3। तीसरी संख्या से क्रम से ये कम है तो मैं बोल सकता हूं कि तीसरी संख्या को अगर मैं 100 मान लूं तो पहली 17.5 कम है, यानी कि 82.5% है, ये 82.5 है, 100 मान लो डायरेक्टली, ठीक है। और ये 25% कम है, यानी कि 100 माइनस 25, यानी कि ये 75 है। अब क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि तुलना किससे करवा रहा है, पहली संख्या से, और क्या डिफरेंस की तुलना करवा रहा है। मेरे को यहां से पता चला कि इनके बीच में 7.5 का डिफरेंस है, 7.5 का डिफरेंस है, पहली संख्या से तुलना करवा रहा था तो मैंने पहली संख्या को नीचे रख दिया 82.5, और प्रतिशत में पूछा तो मल्टीप्लाई में मैंने 100 कर दिया, पॉइंट से मैंने पॉइंट काट दिया, 25 से काट दूंगा तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, कितना बच गया 7, फिर उतर गया 5 तो 25 दिया 75, यानी कि मेरे पास आ गया 300 अपॉन में 33। जब मैं इसको काटने पे जाऊंगा तो ये मेरे को, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं एक बार यहाँ पे काटने से पहले, तो मेरे को पता चलेगा 10 से नीचे आएगा, 33 ढाई 330 होता है, तो 10% से तो नीचे आएगा। ये मेरा ऑप्शन 10 से ज्यादा है, ये मेरा ऑप्शन 10 से ज्यादा है, ये भी ऑप्शन मेरा 10 से ज्यादा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9.1%, ठीक है। और बाकी आप 33 निम्बा ही जाएगा तो वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, 9.1% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स को भी कंसीडर अपने दिमाग में रख के चले कि पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े और टाइम आपका बच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 1/6 भाग घर पर खर्च करता है और अपनी आय का 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब बचत के रूप में 990 रुपए बचे हैं तो उसकी आय बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख लिया कि वो फूड पे कितना खर्च करता है, फूड पे वो 1/4 खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने लिख लिया कि घर पे कितना खर्च कर रहा है, हाँ, यानी कि हाउस बोल सकता हूँ, हाउस पे वो 1/6 खर्च कर रहा है। उसके बाद वो एक 2/5 खर्च कर रहा है, वो अपने कपड़ों पे यानी कि क्लोथ्स पे खर्च कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं नीचे वालों का एलसीएम ले लूं, नीचे वालों का एलसीएम यानी कि 5 5 6, ये मल्टीप्लाई क्यों लग गया बीच में, हटा देते हैं, ठीक है, 5 6 और आपका एक हमारा हो गया ये 4, 5 6 और 4 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। हमको इसका पता है एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम 60 आएगा तो हम टोटल आय को 60 ही मान लेते हैं एलसीएम लेके, इसी को टोटल इनकम मान लेते हैं। ये लेट है, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये लेट टोटल इनकम है। अगर टोटल इनकम का 1/4 यहाँ पे फूड पे खर्च कर रहा है तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 15 इसने फूड पे खर्च कर दिया। 1/6 अगर टोटल इनकम का हाउसिंग पे खर्च कर रहा है तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 10 खर्च कर दिया। और यहाँ से मेरे को पता चला कि अगर मैं इससे 5 से काट दूं तो ये 12 बार जाएगा और 12 दूनी 24, यहाँ पे इसने क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। तो मैंने देखा कि अगर इसने कितना खर्च कर दिया, इसने मेरे हिसाब से 49 खर्च कर दिया, 49 खर्च कर दिया। जो हमने लेट माना था 60, उसमें से 49 अभी तक हमारा खर्चा आ चुका है। तो कितना बचा, बचत जो हुई हमारी, सेविंग हुई हमारी 60 माइनस में 49 यानी कि 11 की। लेकिन इसके हिसाब से तो 990 है, यानी कि इस 11 की वैल्यू एक्चुअल रुपए में 990 है। मेरे से आए यानी कि 60 की वैल्यू पूछी है। अगर 11 की वैल्यू 990 है तो 60 की कितनी होगी, 990 बटे में 11 मल्टीप्लाई में 60, 11 निम्न 99 यानी कि 9 6 54। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मिटा के देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद कर ले, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ।
हिमानी एक भट्टे पर ईंटें खरीदने गई, 3,000 रुपए की प्रति 1,000 ईंट मिलनी है, 1,000 ईंट 3,000 रुपए की मिलनी है, उसके पास 6,000 रुपए हैं, दुगने रुपए हैं, तो दुगनी ईंटें हो जाएंगी, दुगनी ईंटें हो जाएंगी, यानी कि 1,000 की जगह 2,000 ईंटें हो जाएंगी। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इकाई के अंक पे क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 में नहीं देखा, तो ये पहला ही क्वेश्चन है जो इकाई के अंक पे है। तो उस अंक का चयन करें जो संख्या 12,23 की घात 99 का इकाई का स्थान लेती है। ठीक है, इकाई के स्थान पर होगी। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं? हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, एक सेकंड को ना, पता नहीं ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है कैसे, भगवान जाने। ठीक है, तो 12,23 की घात 99 पे इकाई का अंक कौन सा आएगा? अगर उसकी घात 99 है तो हमें इस पे घात से मतलब होता है। इस क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम घातों को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करके मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 4 दूनी 8, एक बच गया, और 4 चौक 16, 24 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 3। हम 99 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस 3 से मतलब है। और ये 3 या तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे सिर्फ यही आ सकते हैं, क्योंकि अगर 99 की जगह 100 होता तो 20, अगर ये 100 होता, मैं लिखवा देता हूँ, अगर ये 100 से मैं 4 को डिवाइड करके देखता तो मेरे को ये मिलता 25 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 3 तक कोई संख्या आ सकती है, 4 से कम, यानी कि 0 1 2 3, इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है। 0 जब आएगी तो मैं 0 को कंसीडर करूंगा, तो मैं 0 इज कंसीडर्ड एज 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में 0 को 4 की तरह कंसीडर करा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ इकाई का स्थान उठाऊंगा। इकाई का स्थान कितना? 3। और मैं जो बची हुई वो है वैल्यू जो है 3 जो बचा हुआ है, मैं इसकी घात चढ़ा दूंगा। तो 3 3 9 27, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आएगा 27। जो इसका इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या आती है, ये चाहे 10 अंकों की संख्या है, आपको सिर्फ साइक्लिसिटी पे ही ध्यान देना है कि वो 4 की साइकिल में कहाँ पे आके रुक रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। साइक्लिसिटी का आप लेक्चर ले लो किसी का, अभी के लिए तो मेरे यहाँ तो अवेलेबल है नहीं। तो साइक्लिसिटी का एक बार लेक्चर ले लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने जितना बेसिक आता है उतना बेसिक आपको समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 30,000 रुपए पर 8.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है। मेरे को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे रेट दी हुई है, मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, अवधि बताओ। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें रेट जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको रेट अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन मैं इसको, चलो मेरे को दी हुई है तो मैं इसको एक बार कंसीडर करके देख लेता हूँ कि 8.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ। 8.5% को मैं लिख सकता हूँ 85 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि इसका कट जाएगा तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 17 अपॉन में 200। क्योंकि CI तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हर साल 217 हो जाता है 200 से। ठीक बात है, लेकिन हमें ना इस कॉन्सेप्ट की इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो इसको करते हैं, हम इसको करते हैं अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल डाल के। क्योंकि समझाने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है वो अमाउंट आता है ऊपर, और नीचे जो है प्रिंसिपल आता है। अमाउंट क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हर बार यही आता है। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल डालते, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और CI भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से अमाउंट निकाल सकता हूँ। अमाउंट कितना होगा? 30,000 प्लस में 5316.75 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है हमारा? 30,000। तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 35316.75 अपॉन में 30,000। और जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, अब मैं इसको 25 से काट सकता हूँ, मेरे को दिख रहा है 25 से कट जाएगा, तो 25 चौका 100, और ये 25, इसको मैं काट के लिखता हूँ इस रंग से,
किस रंग से लिखा जाए, किस रंग से लिखा जाए, नीले से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को चला 25 से कम 25, कितना बच गया 10, 103, 25 चौका 100, बच गया 3, 25 से कम 25 बच गया 6, 25 दूनी 50 बच गया 16, और 25 छिक्का 150, 16 से 150 और कितना बच गया 167 में से 150 गए 17, और 25 सत्ते 175। ठीक है, और मैं किससे काट सकता हूँ, और मेरे को दिख रहा है 3 से कट जाएगा, 10,000 बचेगा। 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ लिख लेता हूँ 3 चौक 12, कितना बच गया 2, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा नहीं चलेगी माननी, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 2 बचेगा और 3 नीम 27 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 40,000। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा, जब जब ये पूरा जितना कट सकता है उतना कट जाएगा, तो मैं देखूंगा क्या ये स्क्वायर बनना है या क्यूब बनना है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये 200 का स्क्वायर बनना है, ये 200 का स्क्वायर बनना है, जो कि मैं यहाँ निकाल चुका था। तो मेरे को पता है 217 का स्क्वायर बनेगा। तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, मेरे को यहाँ से 217 अपोन में 200 का स्क्वायर मिला। तो जितना भी यहाँ पे मिलेगा उतने ही हमारे ईयर्स होंगे। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमारे ईयर्स होंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड करते हैं तो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू किसके होता है, प्रिंसिपल और 1 प्लस में r अपॉन 100 और घात में टाइम। तो ये ही टाइम जो होता है वो हमारा यहाँ पे निकल के आता है, ये स्क्वायर में जितना आता है, क्यूब आता है, जो कुछ भी आता है। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे आता है। तो हमारा 2 साल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2 ऑप्शंस तो आप वैसे भी कट कर सकते थे, ये दोनों, क्योंकि हमारा अर्धवार्षिक तो दिया ही हुआ नहीं है, तो आधे में नहीं आ सकता, आधे में आने की उसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। और 30,000 पर अगर 1 वर्ष का होता तो भाई साहब वो चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं होता, वो तो सिंपल इंटरेस्ट होता। ठीक है, तो ये भी कट हो जाता, तो हमारा ऑप्शन जो है वैसे भी 1 नंबर लग जाता। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको बिना करे भी लगा सकते थे कि 2 ही साल हो सकता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 2 साल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पाई चार्ट का आया होगा सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत फैला फैला के दिया हुआ, देखो आंसर कहाँ दिया हुआ इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने ग्रुप में भी डाला था, अभी पता नहीं किसी ने कमेंट करा नहीं करा, किसी का निकला नहीं निकला, भगवान जाने, वो करता नहीं करता, हमारा काम तो गाइड करने का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों, अगर कोई पेपर को अटेम्प्ट करते हो करना चाहता है ना, तो पोज करके करना और नीचे कमेंट कर देना अगर उसका सही आता है। तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्या पता आप लोगों को ना लगता हो। ठीक है, दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, ये मेरे को छात्रों का प्रतिशत दर्शा रहा है। ठीक है, हम दर्शा लेते हैं, छात्रों का प्रतिशत मेरे को यहाँ दर्शाया इसने। तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात दर्शाती है। ये जो है वो लड़के और लड़कियों का अनुपात दर्शा रही है। ये छात्र दर्शा रहा है कौन से स्कूल में कितने छात्र हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। क्वेश्चन हमें कहाँ दिया है, क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि यदि सभी 5 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या, सभी 5 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में नहीं दर्शाया गया है, इसने हमसे बोला एक अनदर पाई चार्ट बनाओ 360 डिग्री का, एक दूसरा पाई चार्ट बनाओ जिसमें सिर्फ लड़कियों की जनसंख्या हो, मतलब संख्या हो, जनसंख्या क्या संख्या हो। उसमें से हमें बताना है कि तो स्कूल बी के अनुरूप सेक्टर कोण का माप क्या होगा। जो नया पाई चार्ट हम बनाएंगे उसके अंदर सेक्टर कोण का क्या माप होगा। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आपको नया पाई चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करेंगे, हमसे लड़कियों की संख्या का पाई चार्ट बोला है, हमें लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें तो कोई टोटल दिया हुआ नहीं है, हमें तो यहाँ परसेंटेज मेंशन करी हुई है। तो हमें ए हमारा जो है वो ये वाला है, तो ए जो है वो हमारा 28% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं और इसको जगह मिल जाएगी हमें करने में। तो ए जो है वो हमारा 28% है, बी जो है वो हमारा 15% है, सी जो है हमारा 27% है, डी जो है हमारा 20% है और ई जो है हमारा 10% है। भाई मेरे को संख्या नहीं दी हुई है तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी
बना सकता हूँ, मेरे को तो परसेंटेज दी हुई है ना, मैं इसको परसेंट हटा के मैं एक काम करता हूँ, सबके अंदर 2 जीरो लगा देता हूँ, सबके अंदर 2 जीरो लगा देता हूँ, कोई दिक्कत। मैंने बोल दिया ये 2800 है, क्योंकि मुझे तो कोई संख्या दी नहीं हुई है ना, मेरे को संख्या निकालनी है, मेरे को तो बस परसेंटेज ही वो कोण बताना है बस, है ना। तो ये 2700 हो गया, ये 2000 हो गया, ये हमारा 1000 हो गया, ठीक है, ये हमारा 1000 हो गया। अब पाई चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए स्कूल में टोटल छात्र जो है वो 4 हैं, टोटल जो है वो 4 हैं, 4 में से एक लड़की है। अगर ये इसकी वैल्यू 4 है तो इसमें से एक लड़की है, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली तो यहाँ पे लड़कियों का चार्ट बनाना है सिर्फ, तो मेरे को यहाँ लड़कियां निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ से देखा कि 4 सत्ते 28, यहाँ से 700 लड़की आई मेरे हिसाब से, ना कि क्वेश्चन ने कोई वैल्यू दी है मेरे को, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा कि टोटल 5 है, 5 में से 2 लड़कियां हैं, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15, यानी कि 3 दूनी 6, बी में 600 लड़कियां आ गई। सी की बात मैंने करी तो सी में मेरे को दिखाई दिया कि टोटल 9 है और 9 में से 4 लड़कियां हैं, पहली वाली लड़कियां हैं, तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया और 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 दिया 27, 4 दिया 1200, मेरे पास यहाँ पे लड़कियां आ गई। यहाँ भी मैंने ऐसे ही देखा, मेरे को यहाँ पे टोटल 4 दिखाई दिया, 4 में से एक लड़की दिखाई दी, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को यहाँ पे 500 लड़कियां मिल गई, ठीक है, 500 लड़कियां मिल गई। उसके बाद ई में जो है वो 5 लड़कियां हैं, सॉरी 5 टोटल है और 3 लड़कियां हैं, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे भी 600 गर्ल्स मिल गई। अगर मैं अब यहाँ पे गर्ल्स के टोटल की बात करूं, गर्ल्स के टोटल की बात करूं तो मेरे को यहाँ पे टोटल कितना मिला, 700, 600, 1300, 1300, 1500, 2500, 2500 और 500, 3000, 3000 और 3600, यानी कि मेरे पास टोटल गर्ल्स कितनी आ गई, मेरे हिसाब से 3600 आ गई। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरे से क्वेश्चन बोला है कि ये जो पूरा पाई चार्ट है ये 3600 का है, ये पूरा जो टोटल है ये 3600 का हो गया मेरे हिसाब से। मेरे से खाली बी सेक्टर का पूछा है, तो टोटल में से 3600 जो है, यानी कि ये पूरा जो होगा ये मेरा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो टोटल की वैल्यू 3600 है, तो 600 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने 2 से, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं कि 3600 की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती तो मैं उससे निकालता, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, उसके हिसाब से 3600 टोटल आ गया, ठीक है। तो मेरी 600 की वैल्यू कितनी होगी डिग्रीज में, तो 360 अपॉन में 3600 मल्टीप्लाई में 600, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो डिवाइड कर दी, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 और यहाँ पे 6 6 36, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। सिंगल टाइम में क्वेश्चन आप एग्जाम में बना ही नहीं सकते अगर आपने पहले नहीं करा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ आने वाले एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पाई चार्ट का सोच के बोलोगे इजी है, और इजी करके आपका बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और हम इरेज करके देख लेते हैं, हमारा बी ही राइट आंसर है। कॉपी में नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, इन फ्यूचर बहुत अच्छा कोई पेपर बनाएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा और अटकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा क्या कह रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, अब हमें इतने स्पेस की जरूरत नहीं है। हाँ, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका 3 अलग अलग बीमा पॉलिसियों में नेहा स्नेहा के निवेश को दर्शाती है, ठीक है, दर्शाने दो। नेहा स्नेहा के स्पेस उसको दर्शाती है, तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ये वाली तालिका लगभग हम 6 से 7 बार कर चुके हैं, ये वाली तालिका, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है और ये नंबर जो है ये भी सेम है, बस थोड़ा सा अलग रह जाता है क्वेश्चन का। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था इस तालिका पे, यही क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे भी 3 तरह के क्वेश्चन आए, मैं तीनों को ही आपके ग्रुप में डाल दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो इससे पिछले वाले सेट में आया था, उसमें नेहा स्नेहा दी थी और नेहा
नेहा के रिगार्डिंग में एक और बंदा उसमें यहाँ पे कमेंट्स में, यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐड कर दिया था, जिससे कि वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन अब कर लेते हैं। एनपीएस में स्नेहा और एनपीएस में नेहा, एनपीएस में स्नेहा, एनपीएस में नेहा, ईएलएसएस में स्नेहा के कुल निवेश का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनपीएस में स्नेहा कितना करती है, एनपीएस में स्नेहा, मेरे को औसत निकालना तो मेरे को टोटल ही निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। और एनपीएस में नेहा 14,500 निवेश कर दिया। और ईएलएसएस में स्नेहा, ईएलएसएस में स्नेहा 20,000 का मेरे को औसत पूछा है, तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ। 0 0 0 5 और 4 9 10 की 0 लगाए हासिल और 6। औसत पूछा है, और औसत कितनी संख्या होगा, 1 2 और 3 का है, तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 20K, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इरेज करके देख लेते हैं, इरेज करके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर एक ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2520 है। उसी राशि पर दोगुने समय अवधि, क्वेश्चन ने जो बोला है उसे मार्क करते चलो अपने दिमाग में। ठीक है, दोगुनी समय अवधि, यहाँ तो मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, वहां पे तो पेन नहीं मिलेगा, तो अपने दिमाग में मार्क करते चलो कि टाइम को उसने दुगुना कर दिया, यानी कि 2 की जगह 4 साल बोल दिए, यहाँ पे 2 की जगह 4 साल बोल दिए। ठीक है, 2 की जगह 4 साल बोल दिया। प्रति वर्ष आधी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, आधी कर दिया ब्याज दर, यानी कि ब्याज दर की बात करूं, क्वेश्चन में जो ब्याज दर है वो 5% है। ठीक बात है, पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं एक बार क्या निकाल लेता हूं, मैं राशि निकाल लेता हूं। मेरे को अमाउंट, प्रिंसिपल तो चाहिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए मेरे को जो स्टेटमेंट दिए वो दिए, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2520 हो जाता है। मैंने 10 देखा, मैंने बोला 10% तो मुझे पता है 1/10 होता है, और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो 11/10 हो गया। 2 साल के लिए मिल रहा है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, मेरे को 121/100 मिल गया। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ, मेरे पास 21 जो है, 21 की वैल्यू जो है वो मेरे को उसने 2520 दी है। और क्योंकि मेरे को वो निकालना है प्रिंसिपल कितना था, तो मैं 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2520 बटे में 21 मल्टीप्लाई में 100, 21 से मैं इसे काटूंगा तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 12,000 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब मेरे को सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैं सीधा सीधा रखता चलता हूँ, प्रिंसिप P इंटू R इंटू T/100 में। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, तो 12,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई में हमारा क्या निकालना है हमें, समय अवधि, दोगुनी समय अवधि का मतलब हो गया 2 साल पहले ले रहा था तो 4 साल अब लेगा। आधी ब्याज दर 10% ब्याज दर थी तो अब 5% लेगा, बटे में 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 चौक 20, 12 दूनी 2400 रुपए मेरे को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है अभी तक। ठीक है, 3 बार आ चुका है, तो इसको भी आप होमवर्क में कर लो, इसको आप होमवर्क में कर लो, क्योंकि 3 बार आ चुका है। रेगुलर हो आप वीडियोस पे तो आपको आता होगा, आपने मैथ कहीं से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन तो करवाया ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसको भी आप होमवर्क में कर लो, 2-3 बार ये आ चुका है। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर देना, आंसर यहाँ पे मिटे हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी ने पहले 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से, और 5 वर्ष से आगे यानी कि इंफिनिटिव टाइम तक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। ठीक है, निश्चित राशि उधार ली।
यदि वह 9 वर्ष के अंत में कुल ब्याज के रूप में 15,120 रुपए का भुगतान करता है तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है कि पहले 2 वर्षों में उसने जो ब्याज की दर दी वो 4% थी। अगर 4% एक साल में दे रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 8% 2 साल में दिया होगा। अगले 3 वर्ष के लिए उसने जो परसेंटेज थी उसकी 5% हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर एक साल में 5% दे रहा है तो 3 साल में 15% दिया होगा। अब 3 तो 5 साल तो हो गए और 9 साल तक उसने ब्याज दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ आगे 4 साल बचे। 4 साल बचे, 4 साल में पर ईयर वो 10% दे रहा है तो 40% उसने यहाँ ब्याज दे दिया होगा। तो अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं, टोटल इंटरेस्ट की बात करूं परसेंटेज के हिसाब से, तो 4 5 6 63% उसने ब्याज दे दिया। 63% उसने ब्याज दे दिया परसेंटेज में, लेकिन रुपए में कितना ब्याज दिया? कुल ब्याज 15,120 रुपए। बस मैं इसको इसके बराबर डाल देता हूँ 15,120 के। तो अपने आप में जो अमाउंट वो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। 15,120 अपोन में 63 मल्टीप्लाई में 100। 63 से ये जाएगा 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, 24 बार, 240 बार। तो हमारी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 24,000 प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता होगा तो ये इतनी देर का है और बहुत सारे टीचर इसे पन्ने ही भरवा देंगे इसके, है ना। तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप चीजों को इस तरीके से बाइफरकेट करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और लंबे टाइम तक रिटेन भी रहेंगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो संख्याओं का योग 18 है, उनका अंतर 8 है। देखो ऊपर ही क्वेश्चन कराया था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का। ये मेरे को x प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे को यहाँ पे x प्लस वाई 18 दिया हुआ है। अंतर यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहा है, ये 8 है। उनका गुणनफल पूछा है, आप निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक मिश्र धातु में 15 किलोग्राम धातु ए है। ए जो है वो 15 है और बी जो है वो 10 किलोग्राम है। मिश्र धातु में बी का प्रतिशत पूछा है। सीधी सी बात है, टोटल मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 25 किलोग्राम है। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, टोटल 25 है। 25 में से बी जो है वो 10 है और उसका परसेंटेज पूछा है। 4 से काटूंगा तो 40% मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया नहीं था, मतलब सिंपल है लेकिन आया ही नहीं था तो मैंने इसलिए करा दिया। ठीक है, बाकी सब ये आए हुए तो मैं इसलिए छुड़वाता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? ये फिर से हैंग कर गया है, फिर से हैंग कर गया, लिटरली परेशान कर दिया। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, चौथी बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमें पता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मेरे को लिखने भी नहीं देगा ये ठीक से। ये मेरा कितना हो जाएगा? 48 को मैं लिख सकता हूँ 8 6 48। तो 8 वैल्यू किसकी हो गई? इसकी। 6 वैल्यू किसकी हो गई? इसकी। तो उसने पूछा है ए का मान याद कीजिए, तो ये फिर मेरे को ए प्लस बी जो मिल गया वो 8 मिल गया और ए माइनस बी जो मिल गया हमारा 6 मिल गया। इस कॉन्सेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में। तो ए की वैल्यू की बात करूं तो जो मैं जोड़ के आधा कर देता हूँ, यानी कि 14/2, यानी कि मेरा 8 और 6 14। अरे एक सेकेंड, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। 8 6 48, 8 6 48 पे नहीं निकल रहा है। 8 6 48 पे नहीं निकल रहा है तो किस पे निकलेगा? 12 12 जो भी बात है, 12 चौक 48 पे, 12 चौक 48 पे निकलेगा। तो इनकी वैल्यू हम 8 और ये ना मान के हम इसकी वैल्यू 12 और 4 से सोल्व करते हैं इसको। 12 और 4 से सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको ए की वैल्यू मिलेगी जोड़ के आधा, यानी कि 16/2, यानी कि 2 8। यहाँ पे अज्यूम ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। मैंने पहले भी बोला है कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर एक दो वेरिएबल्स हैं तो हमें सोल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की नीड होती है, वरना हमारा काम जो है वो अजम्पशंस पे चलता है। ठीक है, तो ये अजम्पशंस ही है और कुछ नहीं है। तो 2 8 16 यानी कि 8 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें तीनों मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे, तीनों चारों जो बनेंगे उनसे जाके ये आंसर निकल पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है जनसंख्या बढ़ोतरी का। 2010 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी,
11 में 25 की बढ़ोतरी हुई यानी कि 1/4 और बढ़ोतरी हुई तो 5/4। अगले साल 20% की कमी हुई यानी कि 1/5 और कमी हुई तो 4/5। 2013 में 40 की बढ़ोतरी हुई यानी कि 40 और 40 हो गया हमारा 2/5 और बढ़ोतरी हुई तो हमारी 7/5। ठीक है। 10,000 की जनसंख्या 2010 में थी और 2013 की हमसे पूछी है, तो आप सिंपल सिंपल 10,000 मल्टीप्लाई क्या होगा 5/4 मल्टीप्लाई में 20 की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई में 7/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये 2000 और 7 दूनी 14, 1 2 3 सॉरी 1 जीरो हमने यहाँ पे कम लगाई है तो 1 जीरो और लगा देते हैं। 14 क्या आ गया 4 जीरो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज का बेसिक सा क्वेश्चन। पी और क्यू की औसत मासिक आय 55,050 है। ठीक है, 55,050 है। आगे क्वेश्चंस को मैं इरेज करना भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। आगे क्वेश्चंस को मैं इरेज करना भूल गया किसी कारण से, पता नहीं। पी और क्यू की औसत मासिक आय 55,050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 62,250 है और पी और आर की औसत मासिक आय 55,200 है, 54,200 है। तो पी की मासिक आय पूछिए मेरे से, मेरे को क्या दिया है, मेरे को दिया है पी और क्यू की जो औसत मासिक आय है क्यू प्लस आर की जो औसत मासिक आय है वो 62,250 है और मेरे को दिया हुआ है पी और आर की औसत मासिक आय जो है, पी प्लस आर की औसत मासिक आय जो है वो 54,200 है। ठीक है, ये औसत मासिक आय है तो मैं इनका टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल में निकालूंगा तो ये दो संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ 0, 5 दूनी 10 की 0 लगाए एक हासिल 2 0 0 2, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, 11,100। यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, एक हासिल 2 दूनी 4 और एक 5 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 0 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब इनका मैं सम ले लूं तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे 2 बार तो पी आएगा, एक बार पी ए, एक बार पी ए, एक बार क्यू ए, एक बार क्यू ए, एक बार आर ए, एक बार आर ए। तो मेरे पास यहाँ पे 2p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो सम करके आ जाएगी। सम करके मेरी कितनी वैल्यू आएगी 0 0 5 9 4 9 और एक 10 की 0, एक हासिल 8 4 12 और एक 13 का 3, एक हासिल 2 3 और एक 4, एक 2 और एक 3, यानी कि मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 343,000। ठीक है, अब जब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 0। पी क्यू आर की जो मेरी वैल्यू है वो इतनी आ गई और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए पी की। मेरे को जब वैल्यू पी की चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से क्यू और आर को माइनस कर देता हूँ। क्यू और आर कितना आ रहा था मेरा, क्यू और आर इतना आ रहा था, तो मैं 12 4 5 डबल 0 को इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 12 5 4 डबल 0 को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 47,000, या सॉरी और गलत लग गया बीच में, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, 5 से 0 हो गया, 1 से 7 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, 47,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 4375 की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन जो कराया है, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि 3 ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को निकालना है और एक स्टैटिक सी वैल्यू है तो मैं उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, 3a स्क्वायर और a की क्यूब। पर की वैल्यू यहाँ पे 2 अंक रखनी है बस, बाकी सबको हासिल में लेके चलना है। इसी तरीके से 2 ईयर का जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो हम उसको 2a
ए स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ए की जगह यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू डालू इस वाले में, तो मेरे को मिलेगा, मेरे को 4 चौक 16 मिलेगा, उसके बाद पॉइंट और 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि मेरे को मिलेगा 8.16 मिलेगा। मेरे को पता 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई में 2 8% आएगा। और मेरे को यहाँ से दिखाई दिया कि इनके बीच में जो अंतर है वो 0.16% ही होगा। मेरे से बस इस अंतर की बात कर रहा है कि अंतर क्या होगा, अंतर निकालना है। ठीक है, अगर राशि 4375 है, अगर राशि 4375 है, हमारे हिसाब से राशि 100% है, तो मेरे को बस 0.16% की वैल्यू निकालनी है, 0.16% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको रख देता हूँ 4375 बटे में 0.16 मल्टीप्लाई में 100। इसको मैं काटूंगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा पेन को जरा कर लेते हैं चेंज, येलो लेके देखेंगे, आज येलो लेके देखते हैं। तो यहां से मेरे को मिलेगा 4375 अपोन में 16 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा जाएगा 25 25 625। ठीक है, तो 4375 मल्टीप्लाई में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4375 मल्टीप्लाई में 625। ओहो, ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं आना चाहिए। अरे हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी का काम शैतान का, उसे लिख दिया उल्टा। 100 की वैल्यू 4375 है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अलग से करते हैं कि 100 की जो वैल्यू है, 100% की वैल्यू जो है वो 4375 है, तो मेरे को 0.16% की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4375 अपोन में 0.16, परसेंटेज का हटके ऊपर 100 हो जाएगा और ये हटके एक और 100 हो जाएगा, तो मेरे को ये हो जाएगा 4, अरे फिर गलती लिख दी है ना, 0.16 की मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 0.16 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। 100 नीचे जाएगा और 0.6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो ये भी नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 25 और यहाँ से भी 25 आ जाएगा। जब मैं इसको 25 से काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 25 से कम 25, कितना बच गया हमारा, 30 13 18 187, 25 सत्ते 175, कितना मिल गया हमारा 12, और 25 पंजे 125 बट्टे 25 और 25 सत्ते 175, 7 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यापारी को अपने लागत मूल्य के 18% लाभ की उम्मीद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 708 रुपए है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को एक बात बताओ, उसका जो सेल है वो 708 रुपए का है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वो है कि लगता है इजी है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट वन लाइनर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ये उनमें से एक है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, गड़बड़। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसका अगर सीपी 100 है और इसको प्रॉफिट की उम्मीद है 18 की, तो इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 118 होगा। अब ये जो 708 है ये 100 के बराबर ना होगी, 118 के बराबर है, यानी कि 118 की वैल्यू 708 है। तो मेरे को लाभ पूछा है, मेरे को 18 की वैल्यू पूछी है, तो मैं 18 की निकाल देता हूं। 708 बटे में 118 मल्टीप्लाई में 18। ठीक है, किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 नीम 18, 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, इससे ये पूरी तरह चला जाएगा। 59 1 और 59 2 12 निम्मा 108 रुपये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्यों बोला अच्छा है, क्योंकि जनरली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीपी डाल के इसको निकालने की कोशिश करेंगे, जबकि एसपी का प्राइस दिया हुआ है। लैंग्वेज के हिसाब से समझ में नहीं आएगा,
लेकिन ये जो प्राइस है वो एसपी का है। बिक्री देखते हुए भी समझ में नहीं आएगा पेपर के टाइम पे ना, वहां पे दिमाग बहुत तेज चलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। 61 और 84 के बीच में सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसको आप होमवर्क में रख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकालोगे 61 के बाद 66 आएगी और 84 के, बस इसमें एक बात याद रखना कि बीच की बात करिए तो ना तो इसमें 84 कंसीडर होगी, ना तो इसमें 60 होती, तो 60 भी कंसीडर नहीं होती, 61 तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में काउंट होंगी। 84 से पहले वाली जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या काउंट होगी। कहीं 84 काउंट करने लग जाओगे तो आपका ऑप्शन आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड देना, हेलो 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 हेलो, स्पैम ही करना होता तो कॉल ही क्यों करते हैं पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दूसरी बार आता हुआ, बिल्कुल सेम डिजिट्स के साथ, बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम की सेम डिजिट्स हैं। तो आप इसको भी होमवर्क में रखिए और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी सेकेंड लास्ट क्लास में कल के दिन। बाकी 12 क्लास हो चुकी है, 15-16 हो जाएंगी। 15-16 में मैं उम्मीद करता हूँ कि एलडीसी का जो पेपर आएगा आपको उसमें से लगभग 8-9 क्वेश्चन तो मिल जाने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। हो सकता है एलडीसी का पेपर थोड़ा अच्छा बनाने तो ना भी मिले, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस की जो सीरीज है, वो जो अच्छे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं इसके, उनमें से आपको फिर भी 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।